अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम। आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आपको? जी सर। आज शुरू करने लगे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है। तो जो हमारी एफएस होती है, एफएस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से ये 5 चीज़ों की कम्बिनेशन होता है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं: एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो एसओएफपी तो आपने बनाना सीखी है, एसओसीआई भी बनाना सीखी है, अभी तक एसओसीआई नहीं बनाना सीखी। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी आप पहले सीख के आए हुए हो एफएफए में। तो बस यही कुछ इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आएगी, कुछ उसके थोड़े अच्छे सवाल देख लेंगे। तो आज शुरू करने लगे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज शुरू करने से पहले अगर मैं बात स्टार्ट करूं कि ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रही है सेल, 100 रुपए की सेल की कंपनी ने, और कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल थी फॉर एग्जांपल 40 रुपीज। तो कंपनी को जो प्रॉफिट आया वो आया 60 रुपीज। ठीक है। फिर कंपनी ने अपने अदर एक्सपेंसेस माइनस किए 30 रुपीज के, तो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना है? 30 रुपीज। अच्छा जी। तो ये नेट जो 30 रुपीज का प्रॉफिट आया है, ये क्या शो करवाता है कि कंपनी के अकाउंट में 30 रुपए पड़े हैं? कंपनी ने ये 30 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है? आप क्या कहते हो इसके ऊपर? कंपनी जी के, सर। जी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है और इसमें हमने एसओसीआई बनाई है, इसके अंदर ये 30 रुपए में नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि कंपनी के अकाउंट के अंदर ये 30 रुपए पड़े होने चाहिए। अकाउंट के अंदर ये 30 रुपए का प्रॉफिट क्या पड़े होने चाहिए। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। हम्म। क्यों गलत है? क्योंकि जो ऊपर हमने सेल बुक की है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पता होगा कि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे होते, हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बना रहे होते हैं। ठीक है। जी। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? इसमें कैश सेल्स भी आ रही होती है प्लस क्रेडिट सेल भी आ रही होती है। ठीक है। कैश सेल भी आ रही होती है और क्रेडिट सेल भी आ रही होती है। प्लस कॉस्ट ऑफ सेल में कोई कैश एक्सपेंसेस भी आ रहे होते हैं, कैश एक्सपेंसेस भी आ रहे होते हैं, और उसके अलावा क्या? क्रेडिट एक्सपेंस जो हमें उधार दिया होगा किसी ने। मतलब कि हो सकता है ये जो सेल है वो हमने एंट्री क्या की हो, रिसीवेबल डेबिट किया हो और सेल क्रेडिट। ठीक है। और जो एक्सपेंस है उसकी हमने एंट्री की हो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो सर हमें 1 रुपया भी रिसीव ना हो लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 30 रुपए का नजर आ रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन होती, ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर एक डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई है। हम्म। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये तो बंदा किसी, कोई भी कंपनी किसी को पे थोड़ी करती है। हो सकता है इसमें कोई इंटरेस्ट भी पड़ा हो तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अभी तक कोई कैश पे हुआ ही ना हो। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 30 रुपए का प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कंपनी के पास 30 रुपए का कैश उनके अकाउंट्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। पहली बात तो ये चीज समझ आ जानी चाहिए। तो अब हम, कंपनी ये देखना चाहती है कि पूरे साल के दौरान हमारा टोटल कैश फ्लो क्या था। मतलब कैश फ्लो का क्या मतलब है? कि टोटल इनफ्लोज, मैंने ये नहीं कहा कि टोटल इनफ्लो या आउटफ्लो, मैंने कहा कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, कैश आउटफ्लो भी कैश इनफ्लो भी। इसलिए हम बनाने लगे हैं कि इसलिए हम बनाने लगे हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कि कंपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स देखेंगे कि पूरे साल के दौरान जितने भी हमारे कैश का इनफ्लो हुआ है कंपनी का और कैश का जो आउटफ्लो हुआ है, अगर हम उनको समराइज करके एक वर्किंग पेपर पे दे दें, जैसे कि हमारी तमाम एसेट लाइबिलिटीज इक्विटीज को हम एक वर्किंग पेपर के ऊपर हम समराइज कर देते हैं, उसको कह देते हैं बैलेंस शीट है। तमाम इनकम एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स को, अदर एक्सपेंसेस को हम कोई भी अगर हमारा ओसीआई के गेन्स होते हैं जो रियलाइज नहीं होते, अनरियलाइज गेन होते हैं, उन सबको एक ही पेज के ऊपर समराइज करके दे दें, तो हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है। कि कंपनी ने इतने एक्सपेंसेस किए थे, इतनी इनकम कमाई थी। इसी तरीके से हमारा टोटल कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की अगर एक समराइज्ड स्टेटमेंट बना दें, हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। यहाँ तक बात समझ आती है? जी सर।
अच्छा, अब हम ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है ना, इसको कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। बिजनेस की ना, बिजनेस को अगर हम एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड करें ना, तो बिजनेस में तीन एक्टिविटीज हो रही होती है मेजरली। ठीक है। पहली एक्टिविटी जो होती है ना, वो होता है फाइनेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है जी, कि कंपनी सबसे पहले अपना फंड रेज करती है, फाइनेंस रेज करती है, पैसे लेती है। तो इसके बारे में हमने पहले एफएफ में भी पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि कंपनी दो तरह से पैसे रेज कर सकती है, या तो वो शेयर होल्डर से पैसे मांग सकती है, ठीक है, या वो बैंक जी। से पैसे मांग सकती है। ठीक है, अगर वो शेयर होल्डर से पैसे मांगती है और शेयर होल्डर कंपनी के अंदर, एंटिटी के अंदर पैसा इंजेक्ट करते हैं हम, तो हम कहते हैं ये इक्विटी फाइनेंसिंग है। हम्म। ठीक है। और अगर कंपनी फिर शेयर होल्डर को इसके बदले में क्या देना पड़ता है जी, हमें डिविडेंड देना पड़ता है। और डिविडेंड कोई हम उनके साथ वादा नहीं कर लेते कि हर साल देंगे, जब आएगा तो डायरेक्टर्स के अप्रूवल से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी से जितना डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसको देना है। प्रॉफिट जितने मर्जी आते हैं, तो ये बातें तो आपको पता ही होंगी। उसके अलावा जो हम बैंक के थ्रू भी पैसे ले सकते हैं, और वो क्या होगा, लोन। और लोन के ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो कंपनी दो तरह फाइनेंस कर सकती है। कंपनी के अंदर पहली एक्टिविटी जो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि कंपनी सबसे पहले फंड रेज करेगी, पैसा रेज करेगी मार्केट से या शेयर होल्डर से लेगी, उसको कहेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग। और अगर बैंक से ले रही है तो उसको कहेंगे हमारा डेट फाइनेंसिंग है, या फिर लोन लिया हमने। कंपनी में दूसरी एक्टिविटी जो हो रही होती है, हम उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जी, अब पैसा जो लिया है कंपनी ने, अब इस पैसे को कंपनी क्या अपने पास संभाल के रखेगी, नहीं, इसको किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट करेगी। कंपनी क्या करेगी, इसको नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी, मतलब इसे नॉन करंट एसेट खरीद के लेके आएगी, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेगी। नॉन करंट एसेट को खरीद के लेके आएगी कंपनी इन्हीं पैसों से, और उन नॉन करंट एसेट मशीन प्लांट को इंस्टॉल करके उससे बिजनेस को रन करेगी और पैसा कमाएगी। ठीक है। तो जो फंड रेजिंग इन्होंने की, फाइनेंस रेज किया है, तो फिर उसको किसी जगह पे इन्वेस्ट करने का नाम, यानी अगर मैं आम जुबान में बोलूं कि नए एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को परचेज करना, ये सब कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है। और अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये तो आगे ना परचेज, कि हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीद लिया, हम कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किए किसमें, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो उनसे हमने जो जहाँ पैसा क्या नाम लेते हैं, उनमें जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको कहेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। लेकिन हमने अपना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, या फिर हमने नॉन करंट एसेट को बेच दिया, उनको बेचने के बाद जो हमें पैसे मिले हैं, तो वो भी कहाँ आएंगे, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हम किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की जो चीजें, अगर उनको बेच के कोई पैसा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से ये कैश आया है। तो इसमें इन्वेस्ट करें या इसको बेच के जो पैसा आए, तो वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। बात समझ आती है। यानी कि परचेज करंट एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, तो वो कहाँ पे डील होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ये हम सेल कर दें, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट कर दें। मेरी बात समझ आ रही, जी सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। तो हम कहेंगे कि भाई, जो हमारे नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी सेल परचेज जो है वो यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डील होगी। और अगर हमने कोई पैसे रेज करने हैं, शेयर होल्डर के थ्रू हमने कोई पैसा रेज किया, या हमने बैंक के थ्रू कोई पैसा रेज किया, तो वो यहाँ आएगा। तो सर, अगर हमने शेयर होल्डर्स को पैसे वापस किए, तो वो यहाँ आने चाहिए। और अगर हमने बैंक को कोई पैसे वापस किए, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आना चाहिए। क्लियर है। जी सर। हम ये लिख सकते हैं कि भाई, ये जो है ना, इसकी परचेज मतलब कि इनसे लेना, शेयर होल्डर या बैंक से पैसा लेना, या इनको रिटर्न करना, वो यहाँ पे आएगा। फिर नॉन करंट एसेट्स वगैरह ले लिए, और उसके बाद हमने अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर दिया, और बिजनेस में होने लगे ऑपरेशंस।
तो यहाँ पे आएंगी जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बिजनेस को हमने तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि एंटिटी के अंदर ये तीन एक्टिविटीज हो रही होती है। कंपनी पैसा फंड रेज करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मतलब कैश फ्लो जो हमारे ऑपरेशन से आ रहे हैं, हमारे ऑपरेशन क्या, हम कोई भी अपना सेल परचेज वगैरह कर रहे हैं उसके थ्रू जो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम यहाँ कह देंगे जी वो कैश फ्लो जो हमारे ऑपरेशन से आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ तक बात समझ आती है? जी सर। अच्छा, अब इसमें हमने सिंपल सा एक रूल याद रखना है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शुरू करने से पहले लिख लो कि जिन जिन बैलेंस शीट की आइटम के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होंगे, ये लिख लो अपने पास, उन उनके टी अकाउंट बनाने हैं, सिवाय इनके। किनके? एक ओके। वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। एक हमने इनके लेजर नहीं बनाने, ये क्या होते हैं अभी पढ़ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस, इनके हमने लेजर नहीं बनाने। दूसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पैसा या पैसे से मिलती जुलती चीजें जितनी भी हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? पैसा या पैसे से मिलती जुलती जितनी भी चीजें। बस हमने इनके इनके लेजर नहीं बनाने, वरना बैलेंस शीट की कोई भी आइटम, जिन जिन आइटम के हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, हमने उनके क्या करना है, सिंपल लेजर बना लेना है। ठीक है। उनके टी अकाउंट बनाने हैं सिवाय उनके, जैसे वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्किंग कैपिटल आइटम का क्या मतलब होता है? वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ा होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट चीज, मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल आइटम है। जितने भी हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी हैं, वो क्या होंगे हमारे, उनका नेट वर्किंग कैपिटल आइटम है। और वो क्या होता है हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता लगे कि जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल आइटम। वो कौन सी है? वर्किंग कैपिटल आइटम। और कैश या कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? पैसा या पैसे से मिलती जुलती चीज, इजी कैश जिसको कह सकते हो। यहाँ तक बात ठीक है। समझ आती है? जी। फिर हमने इसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट पढ़ा हुआ था, आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम एक बार उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मेट को। कि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसको हम शुरू करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, पीबीटी से, याद होगा। ठीक है, ये शुरू होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, और वो एडजस्टमेंट याद होंगी, ये हम एडजस्टमेंट किया करते थे फॉर नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स का क्या मतलब होता है, अभी देख लेते हैं साथ साथ। क्योंकि हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, पैसे का इनफ्लो, पैसे का आउटफ्लो विद इन द एंटिटी विद इन द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जितनी भी मेजर बहस होगी वो किस चीज के ऊपर होगी, कैश के आने पे और कैश के जाने पे। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे किस चीज की, फॉर नॉन कैश आइटम, जितनी भी नॉन कैश आइटम्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, उनकी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से मतलब हम उनको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे अपने पास छोटा सा लिख देना कि हमने उनको क्या कर देना, रिवर्स। नॉन कैश आइटम्स को हमने क्या कर देना, रिवर्स। अब उसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि नॉन कैश आइटम्स रिवर्स का क्या मतलब है। सबसे पहले, डेप्रिसिएशन हमारी एक नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन की कभी इंटर नहीं आपने पढ़ी होगी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट और कैश क्रेडिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है। ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन क्या हुई होती है, लेस। अगर हमें प्रॉफिट को उसको डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। तो हम यहाँ ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है।
इसके अलावा गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल क्या कोई कैश कैश आइटम होती है? कि फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाया, हम कहते थे एक एसिड है, बुक वैल्यू पे बना रहा हूँ, एक एसिड है जिसकी बुक वैल्यू है 100 रुपये। चलो मैं इसको कॉस्ट बना, एक एसिड है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20। तो किताबों में कितने का नजर आ रहा है? 80 रुपीज का। और हमने उसको बेच दिया 110 रुपये का। हमने उसको कितने का बेचा? 110 का। तो हमें गेन कितने का आया? 80 वाली चीज अगर 30। 30 का गेन आया ना, ये जो गेन होता है, तो ये जो गेन है 30, क्या वाकई ना हमें कोई पैसे मिले हैं? पैसे तो हमें 110 मिले हैं। कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना है? 110। लेकिन हमने ये गेन इस प्रॉफिट के अंदर क्या किया होता है? ऐड। तो ये गेन भी एक नॉन कैश आइटम हुआ। जी सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है? तमाम नॉन कैश आइटम्स को रिवर्स कर देना है। बात समझ आती? जी तो हम यहाँ क्या करेंगे कि भाई दूसरे नंबर पे हम यहाँ जो चीज, अब गेन तो हमारे प्रॉफिट में क्या हुए होते हैं? ऐड। तो गेन को उल्टाने के लिए हम क्या करेंगे? गेन को उल्टाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने रिवर्स करना है ना। तो कैसे रिवर्स करेंगे गेन को? माइनस। जी आपको इसमें प्रॉपर एंगेजमेंट देनी पड़ेगी साथ, वरना ये टॉपिक बहुत आसान है, बेवजह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो साथ साथ जो मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ उसका जवाब देते जाना। ठीक हो गया? सर बोला है माइनस। हाँ, तो गेन ऐड हुआ होता तो हम उसको क्या कर देंगे? लेस। हाँ माइनस ही। हाँ, तो गेन ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल किसका? डिस्पोजल ऑफ पीपी। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? उसको डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? ऐड, और गेन को क्या कर देंगे? माइनस। अगर इसी तरीके से लॉस आया हो, लॉस प्रॉफिट के अंदर से क्या हो गया होता है? माइनस। तो लॉस को क्या कर देंगे हम? ऐड। ऐड कर देंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी, तो इसको क्या कर देंगे हम? ऐड। फिर अगर एसिड इम्पेयर हुआ हो, तो इम्पेयरमेंट क्या कोई कैश एक्सपेंस है? नहीं सर, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस माइनस हुआ होता है, हम इम्पेयरमेंट को क्या कर देंगे? लॉस को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। किसमें से माइनस? हम चल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, हमने सिर्फ कैश की आइटम देनी है, तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचते पहुंचते डेप्रिसिएशन माइनस हुई होती है, इसलिए ऐड कर दी। गेन ऐड हुआ होता है इसलिए माइनस कर दिया। लॉस माइनस हुआ होता है इसलिए ऐड कर दिया। फिर दोबारा से इम्पेयरमेंट लॉस माइनस हुआ होता है इसलिए ऐड कर दिया। इम्पेयरमेंट लॉस ऑन पीपी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा कोई गेन आया हुआ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, हमने कोई इन्वेस्टमेंट लेके रखी हुई थी, IFRS 15 आप पढ़ोगे। ठीक है। अगर हम हमें कोई गेन आया हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे? लेस। इसी तरीके से कोई लॉस आया होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसकी मैं एक पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। समझ रहे हो बात को? जी सर। कंप्रीहेंसिव सी लिस्ट। ये तो आ गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कौन सी वर्किंग आती है जी? हम इसके बाद लेके आते हैं वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। इसमें तमाम करंट एसेट्स और तमाम नो करंट लाइबिलिटीज आ जाती है। अभी हम पढ़ के आए वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। तो हम वर्किंग कैपिटल आइटम में जो चेंज आया उसको हम देखते थे। इसमें तमाम करंट एसेट्स आ जाएंगे और करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारी जो जितनी भी चेंजेस है वो आ जाएंगी। फिर हम उसमें से लेस किया करते थे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, और लेस किया करते थे हम टैक्स पेड, और हम यहाँ लेस किया करते थे डिविडेंड पेड।
ठीक है, इस डिविडेंड को ना आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी जाके माइनस कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड में दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आएगा ना वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आ जाएगा हमारे पास नंबर वन। हमने तीन एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड करना है ना, तो हम तो हमने तीन एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड करना था। तो क्या हुआ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं बस जल्दी से, कि भाई हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना है, उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट करनी है फॉर नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, जैसे हमारे पास डेप्रिसिएशन हो गया, गेन और लॉस पीपीई के ऊपर हो गया। ठीक है, उसके बाद इम्पेयरमेंट हो गया पीपीई पे, गेन और लॉस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो गया, कोई रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है, कोई अदर इनकम है, कोई इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, ग्रांट इनकम है। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह, रिवैल्यूएशन लॉस वगैरह है, वो सारे नॉन कैश आइटम्स है। वो सारी चीजें यहाँ पे क्या कर देंगे हम एडजस्ट। फिर आएगा हमारा वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस, इसमें हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को देख रहे होंगे। फिर उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड। ये डिविडेंड पेड यहाँ भी आ सकता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया। फिर हमारे पास आ जाएगा जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, तो ये ठीक हमारे है। पास जी जवाब आ जाएगा इन सबको ऐड करने के बाद, कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद यहाँ इसको ऐड लेस करने के बाद जो जवाब आया, और इनको ऐड लेस करने के बाद जो जवाब यहाँ आया, इन तीनों को अगर हम ऐड लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला परेशानी? नो सर। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। फिर ये हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एफए का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब पहले ही पढ़ लिया था कि भाई कंपनी पहले तो फाइनेंस करती है, सॉरी, पैसा रेज करती है। ठीक है, ये इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते हैं, एक मिनट। कंपनी जो पहले पैसा रेज करती है उसको कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फिर जहाँ पे इन्वेस्ट करती है कंपनी नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो उसको कहते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब हम देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और हमने यहाँ पढ़ा था कि सेल और परचेज किस चीज की, नॉन करंट एसेट की, या सेल और परचेज किस चीज की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल कर रहे हो, जब आप सेल करोगे किसी पीपीई को, नॉन करंट एसेट हमारे क्या होंगे, पीपीई होगा ना, तो जी सेल सर। ऑफ पीपीई जो होगा उसमें हमें पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश कैश, तो उसका कैश हम यहाँ ले लेंगे। और अगर हम कोई पीपीई परचेज कर रहे होंगे, कैश जाएगा माइनस का। हाँ, तो उसको माइनस कर देंगे, उसका कैश यहाँ से हो जाएगा माइनस। फिर हम कोई अगर इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंसोलिडेशन याद होगी, जी सेपरेट सर। बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही होती हैं, सब्सिडरी परचेज की, याद आ रहा है? जी सर। तो ये वो इन्वेस्टमेंट समझ लो। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट की तो परचेज करते हुए कैश हमारे पास से चला जाएगा। फिर उसी उसी जो हमने सब्सिडरी को परचेज किया जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे हमें डिविडेंड आएगा। तो ये डिविडेंड आ रहा है हमें नॉन करंट, अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है, वो भी यहाँ आनी चाहिए हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है। ठीक है, इस ये डिविडेंड पे था, और ये डिविडेंड हमें जो इनकम आ रही है, सिर्फ वो डिविडेंड इनकम जो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से आ रही है। और अगर हमने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर की भी है और बैंक हमें सूद दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट इनकम भी यहीं आएगी। ये तो हमने सब्सिडरी खरीदी हुई थी ना, और अगर हमने बैंक को लोन दिया हुआ है तो वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, बैंक के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंक हमें सूद देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ आ गई कि सेल, अब मेजर बात याद रखना, सेल ऑफ परचेज, सेल या परचेज किस चीज की, नॉन करंट एसेट की, या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट से इनकम भी आ सकती है, डिविडेंड इनकम भी आ सकती है, और इंटरेस्ट भी आ सकता है। ये एरिया कवर हो जाएगा खुद ब खुद। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कंपनी जो है ना फाइनेंस करती है अपने आप को, फंड रेज करती है इक्विटी मेथड के थ्रू या फिर डेट मेथड के थ्रू, कि लोन ले लेती है या फिर हमारे पास शेयर होल्डर से पैसा मांग लेती है। तो हमारे पास जो शेयर होल्डर से पैसे आए हैं, जो हमने शेयर इशू किए हैं, उसके बदले में जो हमें पैसे आए होंगे, बेशक हमें फेस वैल्यू पे पैसे मिले हो या प्रीमियम पे पैसे मिले हो, सारे का सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि डिविडेंड पेड यहाँ भी आ सकता है और डिविडेंड पेड यहाँ भी आ सकता है, कि भाई शेयर होल्डर ने वापस डिविडेंड के पैसे दिए उनको, डायरेक्टर्स ने वापस दिए पैसे, हमने कंपनी ने सॉरी एंटिटी ने पैसे वापस किए किसको, शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड की शक्ल में करेंगे ना, तो हम डिविडेंड यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से भी माइनस कर सकते हैं। वो सवाल पूछ लेता है अक्सर में कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड पेड वो कहाँ कहाँ से माइनस हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी हो सकता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर प्रेफरेबल क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से कर दो, बेस्ट प्रैक्टिस। समझ रहे हो बात। और जी। फिर हमने कहा था कि बैंक से भी हम पैसे ले सकते हैं। तो अगर हम बैंक से भी पैसे ले सकते हैं, कैश रिक्वायर्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, हमने कोई लॉन्ग टर्म ले लिया बैंक से लोन, तो या कैश पेमेंट जो हमने की है, कैश 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 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं इसलिए कैश 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 आ रहा है। ठीक है। कैश पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन के लिए हमने कोई कैश पे किया तो कैश यहाँ से गया और ये कैश आया। तो ये आ गया हमारे पास जवाब किस चीज़ का, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब वो आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, आपको एक सीआर भी दे सकता है इसका पूरा, या से पूछ सकता है बताओ कि आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या टोटल आएगा या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या टोटल आएगा, या फिर इन दोनों में का क्या टोटल आएगा, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस में क्या चेंज आएगा। तो किसी भी तरीके से सवाल बना सकता समझ आ रही है बात। समझ आ रही है बात। जी जी सर, आ रही है। बस हम लास्ट चीज देख लें, इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना एक सवाल। वो कंप्रीहेंसिवली इस पूरे हमारे जितना भी हमने पढ़ा ना इसको कवर करेगा और अच्छे तरीके से हमें ग्रिप करेंगे हम सवाल के ऊपर। एक चीज है कि बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक हम उसको कहते हैं वर्किंग नंबर वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो वो आपसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस भी पूछ सकता है। तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें जैसे कैश या कैश से मिलती जुलती चीजें, जैसा उसका नाम है, तो कैश से मिलती जुलती चीजें से क्या मुराद है कि ऐसी चीज जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके पास पड़ी हैं, बॉन्ड डिवेंचर्स पड़े हैं आपके पास, आपके पास पैसे नहीं है, जाओ मार्केट में बॉन्ड सेल करो अभी से फौरन आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन नॉन करंट एसेट पीपी वगैरह ये चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने रखी हुई है, सब्सिडियां खरीदी हुई हैं, ये इजी कैश नहीं होता। ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी जो इजीली कन्वर्टेबल हो पैसे के अंदर, या खुद पैसा आ जाएगा, कैश इन हैंड, कोई कैश हमारे पास पड़ा है, कैश एट बैंक, बैंक में हमारे पास कोई पैसे पड़े हुए हैं, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है हमारे पास, इसको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी कहते हैं आप। ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट जो हमारी क्या नाम लेते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी यहीं आ जाती हैं। ठीक है सर। अच्छा ये तो आ गया ना हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है ना, तो हमारे यहाँ पे समझ लो कि इसको हम यहाँ से उठा के इसको यहाँ ले आते हैं, इसको ले जाते हैं ऊपर।
तो ये आ गई हमारे पास, समझ लो हमारे करंट एसेट्स। ठीक है। और हमारी जो इजी फॉरेन लाइबिलिटीज हमने पे करनी होती है ना, वो भी हम यही ले आते हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट के अंदर। मतलब कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं जिनको हम फॉरेन रेडली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, ये हमारी जो लाइबिलिटीज हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये यहाँ का आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और लाइबिलिटी हमारी किस फॉर्म में आएगी? नेगेटिव, नेगेटिव। इसके अलावा हमारी कोई शॉर्ट टर्म पेबल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जिसको आप कह सकते हो। हम्म। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो चीजें आ सकती है ना, वो ये आ सकती हैं जो मैंने लिख दिया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास हो, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो आपकी किस्म की लाइबिलिटी है। अब आपने ना चीजों को याद कर लेना है कि कौन सी चीज कहाँ पे जानी है। तो ये पांच चीजें कभी भी आई तो ये कहाँ आएंगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। पांचों एक साथ नहीं आएंगी, इनमें से कोई एक दो तीन आ सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ये हमारा पूरा जी उसका था कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीकाकार। इसको अब आप फॉर्म में लेना चाहते हो तो, नहीं तो मैं आपको इसका एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें पूरा समराइज किया हुआ लिखा हुआ है। तो हम अब सवाल की तरफ आते हैं, बेहतर तो यही है। ओके सर। और अपने सवाल को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो इस मेथड का नाम था इनडायरेक्ट मेथड। ये आपको पहले भी पता होगा। जी सर। ये बना ली थी इसकी? जी सर, ले ली। इसकी तस्वीर बना ली? जी सर। चलो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सब कुछ क्लियर है? सवाल क्लियर है आपके सामने के नो जूम सर। करूं? नो। सूम कर दो। अब ठीक है सर। तो ये है, मिस्टर जुनेद जंजुआ हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 2 साल की हमें बैलेंस शीट दी हुई है उसने। पहले हम अपना पॉइंटर कर लेते हैं ब्रेक, क्योंकि जगह चाहिए मैं जाना। चलो, ये उसने हमें 31 दिसंबर 2010 के लिए बैलेंस शीट बना के दी हुई है। ये क्या जी? 31 दिसंबर 2010 की ये क्लोजिंग है और ये क्या है हमारे पास? ओपनिंग। तो यहाँ हम देख लेते हैं खुद ही कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे। ठीक है। तो ये हमें 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है उसने और 1 साल की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। तो हम हमें जो है ना, तकरीबन कैश फ्लो का सवाल अगर सीआर में आया तो 2 साल की बैलेंस शीट और 1 साल की इनकम स्टेटमेंट वो देगा ही देगा। ठीक है। तो अब हमने चीज़ों को देखते जाना है और हमने ये सोचना है कि इन चीज़ों की हमने इन चीज़ों की जगह कौन कौन सी है। ठीक है। सबसे पहले तो हम अपना 1 मिनट लगाएंगे और अपना जो हमारी वर्किंग है उसको बना लेंगे यहाँ पे, कि हमारा पूरा फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे बना दूं 1 मिनट में। तो बोलना शुरू करो। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं हम। जी सर। हम शुरू करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। उसके बाद हमारे पास जो आता है सबसे पहला पॉइंट, वो क्या नॉन आता है? कैश। एडजस्टमेंट। मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखते जाऊंगा। फॉर नॉन नॉन। कैश आइटम। नॉन कैश आइटम की जो एडजस्टमेंट है हम वो करते हैं। ठीक है। इसके लिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर हम लिख लेंगे वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। ठीक है। वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। फिर उसमें उसके बाद हमारे पास ये आने के बाद हम क्या करते हैं? लेस करते हैं टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, पेड, पेड का लफ्ज लिख रहा हूँ, पेड, डिविडेंड पेड। यहाँ भी लिख सकते हो, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी लिख सकते हो। मैं फिलहाल के तौर पे इसको यही लिख रहा हूँ। डिविडेंड डिविडेंड। पेड का मतलब ड्राइंग पेड भी होता है, ड्राइंग्स भी होता है। ठीक है। अगर एक ही ओनर है, एक ही ओनर है बिजनेस का, तो वो ड्राइंग करके लेके गया होगा। ठीक है। तो असल में इस ठीक। सवाल में ना एक ही ओनर था और कोई ओनर था ही नहीं, तो वो समझ लो ड्राइंग करके लेके गया बिजनेस में से। तो मैं, बहुत पुराना सवाल है लेकिन इसमें चीजें सारी हैं इसलिए मैंने ये उठा लिया था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
अच्छा, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जो तीसरी चौथी वर्किंग है ना उसको हम बना लेंगे साथ साथ, जिस जिस वर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कह रहा है कि हमारे पास ये क्या सबसे पहली आइटम दी हुई है जी, कैश। तो कैश कहाँ जाता होता है हमारा? वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के अंदर, याद है? तो हम यहाँ वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग नंबर 1, कैश एट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, सॉरी वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस में कह रहा हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है ना हमारा कैश। जी सर। हमने यहाँ बना लिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो और इसमें हमारे पास सबसे पहला जाता है कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस हमारे, और हमारे पास यहाँ जाता है क्लोजिंग। ओपनिंग क्या होगा हमारा? 2009, ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद है, और 2010। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले चीज़ आई हमारे पास कैश। तो हमने क्या लिखा है यहाँ? कैश। और कैश का ओपनिंग बैलेंस देखने के लिए आते हैं वहाँ पे। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया? 32,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 145,000। तो कैश का ओपनिंग 32,000, और ये कितना? 145,000। हमने कहा इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? कैश एट बैंक, जो आज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, हम्म। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है। जी सर। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, तो ये आ गया शॉर्ट टर्म लोन। फिर इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकते हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं जो इनमें से होगा यहाँ पे, वरना ये 5 चीज़ों के अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ सकती। अच्छा, फिर आते हैं हम अपनी अगली आइटम की तरफ। तो ये हमने यहाँ से पिक कर ली जी, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये हमने पिक कर ली। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है हमारा? करंट एसेट होता है, करंट नॉन करंट एसेट होता है। क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल हमारा? अकाउंट रिसीवेबल ये कहाँ जाएगा? करंट एसेट। अकाउंट रिसीवेबल नॉन करंट एसेट्स। अकाउंट रिसीवेबल नॉन करंट एसेट होता है हमारा। डेटर हमारा नॉन करंट एसेट होता है, डेटर हमारा करंट एसेट होता है। अकाउंट और डेटर, रिसीवेबल है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल वो वाले होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के। अकाउंट रिसीवेबल डेटर को कहते हैं, डेटर को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो डेटर 1 साल से ज्यादा वाले कौन से होते हैं? नॉर्मली हमारे डेटर्स जो होते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर पे करते हैं, तो हमारे करंट एसेट्स में आ रहे होते हैं। तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल कहाँ आएंगे? या मैं लिख करंट। दूंगा डेटर। ठीक है, जी सर। अब इसको क्या करना है? ये वर्किंग कैपिटल आइटम की जितनी भी चेंजेस हैं उनको एक साथ देखेंगे कि इस पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जाएंगे कहाँ पे। ये जाएंगे यहाँ पे, इसको हमने स्टार कर दिया है, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस में जाएगा। फिर हमारी आ गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं जाती है, किसी वर्किंग के अंदर जाती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी वर्किंग में जाती है? जी सर। किस वर्किंग में जाती है? एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाएंगे हम। क्या कर रहे हो? अच्छा, फॉर्मेट नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ आपको क्लियर है? फिर मैं जरा इसको, सही, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन वो मैं क्या आपको है। एक क्वेश्चन भेजता हूँ सामने, ताकि आपके सामने ये क्वेश्चन हो, फिर मैं ना चीज़ों को एक बार दोबारा समराइज करता हूँ। रुको, ये क्वेश्चन अपने सामने खोल के रखो, मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ ग्रुप में। सिर्फ कैश फ्लोज का भी वो फॉर्मेट भेज। वो मैं भेज दूंगा, जरा जो अभी काम कर रहे हैं पहले उसको तो कर लो। सर वो फिर याद नहीं रहता कौन सा कहाँ पे करना है। अभी पहला सवाल है। ठीक है सर। खोल के बैठो अपने सामने सवाल आप। जी सर, खोल ली। अच्छा, अब दोबारा आते हैं हम इस सवाल के ऊपर।
जिस जिस बैलेंस शीट आइटम का हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया होगा उसका हमने लेजर बनाना है। ये मैंने सबसे पहली बात लिखवाई थी, सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के, और सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के और कैश इक्विवेलेंट के। तो ये तो वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस था हमारे पास। अकाउंट रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है, इसका हम क्या बनाएंगे, लेजर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। हर आइटम का जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया उसका हमने क्या बनाना है, लेजर। बैलेंस शीट का सिवाय कुछ चीजों के, तो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमने क्या बनाना है, लेजर। हमने लिखा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट। तो हमने यहाँ लिख दिया लॉन्ग, इसका ओपनिंग कहाँ आएगा, यहाँ पे, और इसका क्लोजिंग कहाँ आएगा, यहाँ पे। जब ये सवाल पूरा हो जाएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें जो आपको जरा कंफ्यूज करी नो, क्लियर हो जाएंगी। तो इसका ओपनिंग अभी शुरू करके सुनते जाओ सिर्फ। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना गया, 170, और ये कितना, 220। ठीक है। ठीक है। हम यहाँ आए, हमने लिखा इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,70,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस है, मुझे देख देख के बताते जाओ। सवाल सामने नहीं है आपके। है सर। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या चीज़ है, ऐसे। हाँ, करंट एसिड्स। तो इन्वेंट्री हमारी कहाँ जाएगी, लेजर। वर्किंग कैपिटल आइटम चीज, सारे करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटीज यहाँ आएंगे। तो अपने आप को जरा होश में रख के सोचा करो कि मैंने करंट एसिड्स तो नहीं है ये। ठीक है तो सर। इन्वेंट्री भी हमारी कहाँ आएगी, तो हमने यहाँ इन्वेंट्री लिख लिया। इनकी ट्रीटमेंट हम एक ही साथ देखेंगे, इनका करना क्या। फिर हमारा प्री पेड इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सपेंस। अस्तगफिरुल्लाह। कोई एक्सपेंस प्री पेड हो तो वो क्या होता है। प्रीपेमेंट्स। हाँ, तो प्री पेमेंट बैलेंस शीट के अंदर आपको नजर आ रही है प्री पेमेंट, तो वो क्या क्या होंगी, वो एसेट आपका। और जी सर। लिख के मैं चीख के बता रहा हूँ आपको, तो वो क्या होता है आपका करंट एसेट। भूल गए सारी चीजें। तो प्री पेड इंश्योरेंस हमारा करंट एसेट होता है। तमाम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज कहाँ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। तो हम ये लिख देंगे प्री पेड इंश्योरेंस, सिंपल। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज एक किस्म की समझ लो हमारी इन्वेंट्री होती है, जो छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं ऑफिस के अंदर। तो ये भी हमारा करंट एसेट होता है। तो ऑफिस सप्लाईज भी कहाँ आ जाएंगी, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। तमाम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज यहाँ आ जाएंगी। ठीक है। अब लैंड के ऊपर आए, तो लैंड हमें पता है कि नॉन करंट एसेट है, तो वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस में तो आएगा नहीं। इसका क्या बनेगा, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, लेजर। वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा जितनी भी चीजें होंगी इन सबका क्या बनेगा, लेजर। तो वर्किंग कैपिटल आइटम में कौन सी चीज आएगी, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। अगर हम हर चीज को ऐसे टेस्ट करें कि क्या ये चीज करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, तो इसका मतलब अगर नहीं है तो वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगी। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो वहां पे भी नहीं आएगी। तो फिर तीसरा हल क्या बचता है कि इसका लेजर खुलेगा। तो लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका हमने लेजर खोल लेना है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है लैंड का, 7,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 14,000। 14। नो तो हम सर। यहाँ आए। 25 लाख है ओपनिंग बैलेंस और 18-10,000 एट क्लोजिंग बैलेंस लैंड। 7,000 और 14,000 ऑफिस सप्लाईज। अच्छा, 25 लाख है और कितना, 18,10,000। 18,10,000। तो इसका मतलब लैंड लगता है कोई लैंड बिकी है जो 25 लाख से 18,10,000 पे चले गए। हम्म। डिस्पोज। डिस्पोजल हुआ है कोई, लेकिन अभी वो हमें क्या पता क्या है। तो हमने हम्म। यहाँ पे लिख लिया सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास जो लैंड है वो नॉकआउट होगी। ठीक है कि जी, हमने लैंड को भी पिक कर लिया। उसके बाद लैंड के बाद क्या है जी, बिल्डिंग। बिल्डिंग ना करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी है ना, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आइटम तो है ही नहीं। उसके बाद लेजर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, और ओपनिंग क्लोजेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इसका लेजर खुलेगा। तो हम यहाँ आए। अब बताओ, बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दी हुई है और बिल्डिंग की कॉस्ट का लेजर अलग दिया हुआ है, तो आप भी अलग अलग खोल लो। अगर एक ही दिया हुआ है बिल्डिंग
उसको सॉरी, बिल्डिंग को बुक वैल्यू पे रखा हुआ है उसने, तो आप बिल्डिंग को बुक वैल्यू पे रख लेना। तो बिल्डिंग का कॉस्ट अलग दी हुई है और बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दी है, तो अलग अलग बना लेते हैं। ओपनिंग एसओएफ कॉस्ट कितनी है? बुक बैलेंस बुक वैल्यू आती है ना एसओएफ पे। अभी हम लेजर बना रहे हैं तो उसने हमें लेजर में एक्यूमुलेटेड डेप। वैल्यू ही होगी ना, जी। ये बुक वैल्यू ही होगी जो बिल्डिंग की दी हुई है, क्योंकि ये नहीं नहीं एसओएफ। नहीं नहीं नहीं, देखो एसओएफपी में तो बिल्डिंग वाकई ही बुक वैल्यू पे आ रही होगी। ये बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है और ये बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है, तो ऑटोमेटिक बिल्डिंग खुद ब खुद बुक वैल्यू पे आ गई होगी ना। ये पॉजिटिव 280 है और ये नेगेटिव 890 है, तो नेट में यहाँ जो इफेक्ट पड़ा होगा वो तो बुक वैल्यू का ही होगा। ठीक है सर, ठीक है। बस उसने हमें यहाँ प्रेजेंट कर दिया, अलग अलग दे दिए। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देने का मतलब ये नहीं है कि हमारा वो बुक वैल्यू पे नजर नहीं आ रहा, बुक वैल्यू पे नजर आ रहा है। अगर इसे यूं ही लिखा होता ना कि ये बिल्डिंग की कॉस्ट है, तो हम कहते हैं इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये तो तुमने कॉस्ट पे लिख दिया है बिल्डिंग को, जो कि गलत है। हम्म। नीचे ही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हुई पड़ी है, देखो बुक वैल्यू पे आ रहा है एसेट। मेरे ठीक। कहने का मतलब ये था कि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग दिया हुआ है, तो हम भी अलग खोल लेते हैं। ओके सर। बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस कितना है? 23 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी आ गई? बिल्डिंग की, साथ लिख दिया। 23 लाख आ गया इसका ओपनिंग बैलेंस। जी। और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बिल्डिंग 28। का 28 लाख। जी। तो इसका मतलब बिल्डिंग के अंदर कोई एडिशन हुई है ना। जी। ऐसी चीजें दिमाग में याद रखना, ये बातें। ओके सर। क्योंकि हमने सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट देख रहे होते हैं, याद है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो वो भी देख लेंगे आगे जाके। तो लैंड और बिल्डिंग भी हमारी यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखवाई, वो लिखवा दो, फिर आगे चलते हैं। 720 और 890। हम्म। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आती है, याद रखना। जी सर। ओपनिंग कितना है? 7,20,000। और कैरी डाउन कितना है हमारे पास? आठ लाख 8। नब्बे हजार जी। 8,90,000। इसका मतलब कि इस बार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बुक होना है अभी, है ना। यहाँ पे यूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता होता है, तो फिर यही आता है ना नॉर्मल चीजें इसके अंदर। जी सर। हाँ ना, तो अभी हम सिर्फ सवाल पढ़ते जा रहे हैं, हम अभी खुद भी कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहे। इसके बाद इक्विपमेंट दिया हुआ है, इक्विपमेंट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो इक्विपमेंट भी हमारा वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस नहीं है, क्योंकि करंट एसेट भी नहीं है और करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता नहीं है ये। तो इसका तो लेजर खुलेगा फिर आगे, हम इसका भी लेजर ओपन करने के लिए। तो यहाँ हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और इक्विपमेंट के लिए जगह बनाते हैं। तो ये आ गया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की कॉस्ट अलग दी हुई है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दी हुई है। तो इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी आ गई? बताओ ओपनिंग में कॉस्ट कितनी है? इक्विपमेंट एसेट है तो क्रेडिट डेबिट साइड पे आएगा ओपनिंग। जल्दी से बता दो। सर इसकी है 11,50,000 ओपनिंग और 12 लाख क्लोजिंग। 11,50,000 ओपनिंग और 12 लाख क्लोजिंग। जी सर। लेजर को देख के क्या फील हो रहा है आपको? एडिशन हम्म। जिसकी देख लेंगे आगे। एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन भी दी हुई। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास दी हुई है, इक्विपमेंट की हमने यहाँ लिख लिया। तीन लाख इक्विपमेंट पचास हजार ओपनिंग। ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड पे कितना? 3,50,000। जी सर। ठीक है, और क्लोजिंग कितना? क्लोजिंग 1,80,000। जी 1,00,000। 3,80,000। 3,80,000। तो ये इसको देख के क्या फील हो रहा है? वैसे अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसे रिकॉल करने के लिए पूछूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में दो चीजें कौन सी आती हैं और? डिस्पोजल हाँ, किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। हाँ, यहाँ आता है डिस्पोजल, जो एसेट डिस्पोज की है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल जाती है। और इसमें क्या चीज आती है? लॉस नहीं वो यहाँ तो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है ना, जी सर। फॉर द ईयर। ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पूछा था। याद है कि नहीं याद? थोड़ा थोड़ा है। अभी अभी सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास इक्विपमेंट भी नॉकआउट हो गया और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नॉकआउट होगी, सवाल में देखते रहना आप। ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हमारे पास आ गया जी अकाउंट पेबल। ठीक है। अकाउंट पेबल सबसे पहले टेस्ट लगाएंगे, क्या करंट एसिड है? नहीं सर, पेबल तो लाइबिलिटी होती है। क्या अकाउंट पेबल करंट लाइबिलिटी? जी सर, करंट लाइबिलिटी अकाउंट पेबल। कहाँ जाएगी?
अकाउंट पेबल वो वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस में करंट लायबिलिटी। जी। तो यहाँ हम कहेंगे ये आगे हमारे अकाउंट पेबल। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि यहाँ जगह बन सके थोड़ी सी। अच्छा, ये आ गया हमारे पास अकाउंट पेबल। उसके बाद सर अगली चीज़ क्या है? मैंने अभी इनके उठाए नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस। उसके बाद क्या? वेजेस पेबल। वेजेस पेबल कहाँ जाएगी? क्या है ये वेजेस पेबल? करंट एसेट है, पहले ये सोचना करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, कैश इक्विवेलेंट है। करंट लायबिलिटी। हाँ, तो करंट लाइबिलिटी कहाँ जाएगी? वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। ठीक है, तो वेजेस पेबल हमने यहाँ लिख दिया आगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, क्या करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? शॉर्ट टर्म लोन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शाबाश, शुक्र है। तो हमें आए, हमने कहा कि इसका ओपनिंग बैलेंस है 580 और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 580। तो हम यहाँ आए, शॉर्ट टर्म हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ ना हमारे पास। तो हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे लिखा शॉर्ट टर्म लोन। ओपनिंग में कितना था हमारे पास? 580। 5,80,000। थोड़ी और जगह बनानी पड़ेगी। तो ये आ गया 5,80,000, और लोन है, लाइबिलिटी तो नेगेटिव में आएगी, और क्लोजिंग बैलेंस इसका 5,80,000। ठीक है। कैश एंड बैंक पूरे सवाल में कहीं और कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं दिया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं दी हुई, देख लेंगे हम। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कोई नहीं दी हुई, तो हम यहाँ इनके टोटल कर लेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। जल्दी से बता दो इनका टोटल क्या बनेगा। 1,45,000 में से माइनस करेंगे 5,80,000, तो हमारे पास आ जाएगा 4,35,000। 32,000 में से माइनस करेंगे तो माइनस में 54,800। या 1,45,000 पॉजिटिव, और प्लस 5,80,000, तो माइनस का बचेगा 4,35,000। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस नेगेटिव में। 5,00,000, 5,48,000। ठीक है। ऐसे ही है ना? जी। ठीक है, अब इनको यूं हाईलाइट कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट। अच्छा जी, हमने फिर हम शॉर्ट टर्म लोन को देख लिया हमने। उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म लोन। तो क्या ये करंट एसेट है? नहीं। क्या ये करंट लाइबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लोन करंट लाइबिलिटी नहीं होता नहीं। तो क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? नहीं। तो इसका क्या खुलेगा? लेजर। तो आएंगे यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म लोन का लेजर। सर इतने सारे लेजर ऐसे ही खुला करेंगे लेजर्स, तो डरना नहीं। ये समझ लो कम्प्रीहेंसिव सवाल है, आपके तो छोटे छोटे सवाल होंगे। तो यहाँ हम आए और हमने लिखा कि हमारा ये क्या है, लॉन्ग टर्म लोन। तो लोन का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। क्या है लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट, जल्दी से बताओ। 11,60, 11,60,000। 11,60,000 ओपनिंग। और इसका 9,85,000 क्लोजिंग। 9,85,000। नाइन पेमेंट लैख एटी फाइव थाउजेंड क्लोज। ठीक है। तो इसका क्या मतलब, यहाँ से क्या नजर आ रहा है आपको कि लॉन्ग टर्म लोन क्या हुआ उसको? कम काम कैसे होता है? कोई पे कर। पेमेंट कर दी होगी हमने। जी सर। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल आ रहा है ना, तो कैपिटल हमारा करंट एसेट भी नहीं होता, करंट लाइबिलिटी भी नहीं होती, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस में भी नहीं आती। तो इसका भी क्या खुलेगा? लेजर। तो ये पुराना सवाल है ना, तो यहाँ पे समझ लो ये रिटेन अर्निंग्स है हमारी। आजकल कैपिटल, जो हमारा कैपिटल नजर आ रहा होता है वो कहाँ आ रहा होता है? रिटेन अर्निंग्स वगैरह में ना। जी तो हम सर। पुराना सवाल है तो इसको दोबारा आते हैं, इसका लेजर खोलते हैं कैपिटल का। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस बता देना मुझे। 34,02,000। तो बस सब सवाल हम करने के करीब है। ये आ गया हमारे पास कैपिटल। कैपिटल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट।
तो ओपनिंग क्लोजिंग जरा आंखें खोल के लिखना पेपर में, डेबिट क्रेडिट साइड गलत ना कर लेना। ओपनिंग बैलेंस कितना कैपिटल का? 34,02,000। 34,02,000। और क्लोजिंग बैलेंस? 38,84,000। 38,84,000। देखो सही लिखा मैंने? जी सर। फिगर देखो सही लिखे। ये 3,42,000 थे हम। जीरो आएगा। 34,02,000 ओपनिंग में। 34,02,000। जी। अच्छा जी, ये हमारा आ गया। वैसे कैपिटल के अकाउंट में याद होगा आपको, यहाँ पैट आता होता है और यहाँ पे क्या जी। आती होती है? ड्राइंग्स। डिविडेंड। बचपन में पढ़ी होगी बातें, याद है? तो नॉर्मल लेजर में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको बेसिक्स याद होनी चाहिए। ओके। वापिस आते हैं हम, हमारी बैलेंस शीट तकरीबन पूरी हो गई है, कोई चीज बैलेंस शीट की नहीं बची। ठीक है, एक बार हम जरा बाकी एडजस्टमेंट को देख लें, उसके बाद हम सवाल को सही ठीक करने के तौर पे आते हैं, मतलब हल करने की साइड पे आते हैं। अच्छा, अब हमने अपना सवाल जहाँ से शुरू किया था, हमारा सवाल शुरू हुआ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो इस सवाल में कोई टैक्स तो दिया हुआ नहीं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ही बात है। हमने हमेशा सवाल पीबीटी से शुरू करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है। पैट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब इसमें से प्रॉफिट माइनस हुआ हुआ है, तो इसमें हम टैक्स ऐड कर देंगे, तो हम दोबारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाएंगे। जी सर। तो अगर पेपर में कभी पैट दिया हो तो आपने क्या करना है, टैक्स है। इसके अंदर टैक्स ऐड कर देना। और जो हमारे पास जो वो दिया होता है, कैपिटल का जो अकाउंट है, उसके अंदर जो आ रहा होता है वो पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रिटेन अर्निंग्स का जो अकाउंट होता है, उसमें भी पैट आ रहा होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आ रहा होता। तो प्रॉफिट ठीक। बिफोर टैक्स हमें निकालना ही पड़ेगा। इसका जो कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट है वो मैं शेयर करूंगा ना, उसमें ये सारी बात लिखी हुई है खुद ब खुद। ओके सर। तो सेल रेवेन्यू का हमने कुछ नहीं करना, कॉस्ट ऑफ सेल का हमने कुछ नहीं करना, इन सारों का इम्पैक्ट ना इस वर्किंग के अंदर आ जाएगा। ये कल परसों के लेक्चर में जब मैं बात करूंगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, अच्छा ये कैसे हुआ। तो ये तो हमारे पास टोटल दिया हुआ है, इसको भी हमने इग्नोर कर देना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमारा, ये सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको इग्नोर कर दो। सेलिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दो। ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन दी हुई है। जी ये आएगी। हाँ, तो डेप्रिसिएशन हमारी नॉन कैश आइटम, तो इसको हम कहाँ जाएंगे, नॉन कैश आइटम के तौर पे। डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई होती है तो हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे। जी तो सर। पहली चीज आई हमारे पास डेप्रिसिएशन, तो 2,30,000 डेप्रिसिएशन दी हुई है, हमने इसको कर दिया ऐड। तो यहाँ से हमने डेप्रिसिएशन को भी पिक कर लिया। फिर वगैरह अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो इसको तो हमने वैसे कैंसिल कर दिया, ये तो टोटल सब टोटल दिए हैं हमारे पास। अच्छा, अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हमारे पास दिए गए हैं, उसमें सबसे पहला है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कि एक लैंड हमने बेची थी, उसके ऊपर हमें क्या आया, गेन। जी। तो ये गेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या हुआ होगा, ऐड। तो ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, ये देखो, पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उठाओ ना, क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं, इसको उठा के 9,50,000 को ऊपर लिखो। इसको डिफरेंट कलर से लिखना ताकि पता हो। ये 9,50,000, इस 9,50,000 तक पहुंचते पहुंचते 2,30,000 की डेप्रिसिएशन माइनस हो गई थी, तो हमने उसको ऐड बैक कर दिया। हम्म। इस 9,50,000 तक पहुंचते पहुंचते गेन ऑन लैंड जो है, ये जो हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 64,000 है, ये ऐड हो चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ऐड हो चुका है, रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, गेन को माइनस। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, हमने कहा कि हमें गेन नहीं चाहिए। हाँ, अगर जो कैश हमें मिला है सेल ऑफ लैंड के ऊपर वो हमें पता लग जाए तो हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। जी सर। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से जो पैसे आए या परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट करते हुए जो पैसे जाएं, पैसे पैसे पैसे, नॉट गेन गेन गेन। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास गेन कितना उल्टाएंगे हम, 64,000। प्लस हम यहाँ आएंगे और हमने अपने काम की चीज कैश भी तो निकालना है, तो डिस्पोजल का अकाउंट खोल लेंगे हम यहाँ पे एक छोटा सा, वही बच्चों वाला जो अकाउंट खोलते होते थे हम कहते हैं कि डिस्पोजल किस चीज का, लैंड का ना। बस उसने हमें बताया हुआ गेन, हमने और कुछ नहीं सोचना। तो गेन डिस्पोजल के अकाउंट में कहाँ आता है, यहाँ पे। जी। ये लॉस आता है यहाँ पे।
गेन अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और गेन यानी पीएनएल का अकाउंट डेबिट हो रहा है। पीएनएल डेबिट होता है एक्सपेंसिस से। तो जरा ना अकल इस्तेमाल किया करो। गेन यानी पीएनएल। तो ओके हमारे सर। पास ये आ गया 64,000 का गेन। और हमारे पास इस फिगर, इसमें से जो हमें डिस्पोजल अकाउंट में से जो चीज चाहिए होती है वो क्या होती है, कैश या सेल प्रोसीड, है ना, जी सर। जिसको हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाना है। वो तो है ही नहीं सर, इसमें तो ये चीज भी नहीं दी हुई, यहाँ पे कॉस्ट भी नहीं दी हुई, यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी नहीं दी हुई। तो अभी हम सिर्फ जो चीज दी हुई है उसको लिख रहे हैं बस। और हमें इसमें से चाहिए ही ये चीज, कैश। कैश। जिसको सेल प्रोसीड्स के नाम से आपने पढ़ा। तो बस हम जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हमने पुट कर दिया। फिर हम आए, फिर अगले में उसने दिया हुआ गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसका गेन हमने, उस पर भी हमें गेन आया। वही काम कि ये इस प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो गया होगा। तो गेन ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस। कितना दिया गया, 32,000। गेन ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जी, 32,000। सर ये सारा ऊपर नीचे हुआ है। मैं इसको ऊपर नीचे को ना एक जगह कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो फिर हम उसका डिस्पोजल अकाउंट खोलना है दोबारा से, कि डिस्पोज हमने क्या किया, डिस्पोजल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर भी हमें गेन आया, तो हमने यहाँ आके लिख दिया कि भाई इसके ऊपर भी हमें गेन आया। लेकिन हमने गेन का क्या करना है जी। माइनस कट। हाँ, हमने वो गेन ऊपर जाके माइनस कर दिया, मैं भी दिखा देता हूँ। हमें तो यहाँ से चाहिए थी कैश की फिगर, जी सर। कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच के जो कैश कितना मिला, वो जो आपको मैं कह रहा हूँ ना, गेन रिवर्स किया हमने, वही हम्म। देखो रिवर्स कर दिया। गेन ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐड है तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब ओके हमारे सर। पास लास्ट चीज, वो क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट हमने बेचा और उसके ऊपर हमें लॉस आया। लॉस इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ होता है, हम उसको ऊपर जाके क्या कर देंगे, पहले तो ऐड, कि लॉस प्रॉफिट में से क्या हुआ होता है, माइनस। तो लॉस ऑन इक्विपमेंट को क्या कर देंगे हम, कितने का लॉस आया था, 15,000 रुपये का। जी सर। 15,000 का लॉस हमने कर दिया ऐड, बस। अब हम आएंगे कि जी इक्विपमेंट हमने सेल किया, तो डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट का भी हम टी अकाउंट बना लेते हैं। अभी तो टी अकाउंट लग रहे होंगे आपको सारे, एक एक जगह दे दूंगा एक पिक्चर बना के ना, पूरा क्वेश्चन सामने नजर आ रहा होगा। तो ये देखो टी अकाउंट हमें सारे नजर आ रहे हैं अब एक जगह पे। तो हमने यहाँ पे डिस्पोजल का अकाउंट बनाया, ऐसे छोटा सा, कि डिस्पोजल किस चीज़ का, इक्विपमेंट का। और इस पे हमें क्या आया, लॉस। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक इक्विपमेंट हमने बेचा और उसके ऊपर हमें क्या आया, लॉस। तो लॉस किधर आता है, इधर। तो करेक्ट। याद हो गया होगा ना, मैंने कहा था अगर भूल जाओ तो पीएनएल डेबिट होता है एक्सपेंसिस से। अगर मैं जी। यहाँ पे लिखूँ लॉस का मतलब यानी पीएनएल, पीएनएल डेबिट हो रहा है, देखो डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो लॉस है। और अगर मैंने गेन लिखना हो तो यहाँ पे लिखूंगा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और लॉस का अकाउंट डेबिट हो रहा है, अगर भूल जाओ तो ये भी हो गया। बस अब लास्ट दो एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, और फिर हम आ जाएंगे सवाल की तरफ। अच्छा, अब हमने बस कुछ भी नहीं करना, हमने जो टी अकाउंट्स है ना, इनके, इनमें जो जो चीज़ मिसिंग है ना वो फाइंड करनी है, और वो बहुत आसान है फाइंड करना। तो इससे पहले हम वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस पे आते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होती हैं। इसका हमने क्या करना है, तो इसका बहुत आसान तरीका है। देखो तरीका आपने याद रखना है, या तो दूसरा, दो तरीके हैं, कि अगर हमारा एसिड बढ़ रहा हो तो हमने उसको नेगेटिव शो करा देना है, एसिड कम हो रहा हो तो उसको पॉजिटिव शो करा देना है, लाइबिलिटी बढ़ रही हो तो उसको पॉजिटिव शो करवाना है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको नेगेटिव शो कराना है। और अगर ऐसे सोचोगे तो समझ लो वहां पे 99.99% चांसेस है कि भूल जाओगे पेपर में जाके। तो इसको आसान तरीका इसको याद करने का पता क्या, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, करंट एसिड और करंट लाइबिलिटी। देखो आपने ये देखना है डेटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बस सिंपल। हम आए ऊपर अपने अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस है 1,04,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2,80,000। तो हमारा डेटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। डेटर का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। जी सर। डेटर बढ़ रहा है, डेबिट। दूसरा इंपैक्ट आपने कैश को दे देना है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट मैंने कहा कैश को दे देना है। अगर डेटर बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि डेटर डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट कैश क्रेडिट। ठीक है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो नेगेटिव फिगर में आएगा। कैश फ्लो डेटर स्टेटमेंट बना रहे हैं। डेटर हमारा एसेट होता है, वो बढ़ रहा है तो। देखो मैंने मैंने आपको बताया कि हमने इसमें देखना होता है कैश,
कैश का आना जाना। ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कल परसों की जो क्लास अगर होगी ना उसमें डेबिट पता लग बढ़ेगा जाएगा। तो कैश भी तो आएगा ना, कैश। मेरी सिम, मेरी सिंपल सी बात सुनो। मैंने कहा कि हमारा वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के अंदर अगर तो जो हमारे एसेट्स बढ़ रहे होते हैं उनको शो करवाते हैं हम नेगेटिव साइन के साथ, और अगर एसेट कम होते हैं तो हम उनको शो करवाते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ, लाइबिलिटीज कम होती हैं तो नेगेटिव साइन के साथ। इतनी कश्मकश याद रखना ना पॉसिबल नहीं है एग्जाम के अंदर। तो एक आसान तरीका, वो टिप ये है कि आप ये देखो कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल है वो क्या है आपका एसेट। एसिड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ये देखो सबसे पहले। बढ़ रहा है। ठीक है, तो एसिड का बढ़ना क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट। तो दूसरा इंपैक्ट आपने कैश पे डाल देना, कैश क्या हो रहा है। क्रेडिट। तो इन दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट कितनी है, 140 और 280 की, 176। 104 है, 140। 176,000। जी सर। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 176,000 से। बस अब मुझे अगला कर लेना तो फिर आपको थोड़ा समझ आएगा। जरा एक मिनट। मैंने अभी ये बात की कि हमने ये देखना है कि हमारा जो दी गई अमाउंट, दिया गया जो हेड है वो एसेट है कि लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है। फिर ये देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमने सबसे पहले को देखा वो हमारा एसिड, एसिड हो रहा है इंक्रीज, एसिड का इंक्रीज होना डेबिट। दूसरा इंपैक्ट देना कैश को, कैश क्रेडिट हुआ तो कैश नेगेटिव अमाउंट में लिख दिया हमने। फिर इसके बाद एक और हमारे पास दिया गया वो है, ये इसको काट दो कि ये हो गया इन्वेंट्री। तो हम आए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो 2 लाख से बढ़ के कहाँ जा रही है, 4,24,000। तो इन्वेंट्री हमारा क्या है, एसेट। एसिड। एसिड का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो हम कहेंगे इन्वेंट्री जो है एसिड, और एसिड का बढ़ना हो गया डेबिट। दूसरा इंपैक्ट किस पे डालना है, कैश पे। तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, क्रेडिट यानी माइनस टू, दो टू दो लाख लाख चौबीस हाँ 2,24,000 से। ठीक है, तो अब आ जाओ ठीक। तीसरे पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ रही है कि कम हो रही है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है हमारा एसेट। एसेट। एसेट कम। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। एसेट का कम होना क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट। तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। कैश डेबिट। डेबिट का मतलब कैश पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर देना सिंपल, 12,000। ठीक है सर। ये भी कट गया। फिर ऑफिस सप्लाईज हमारा क्या होता है, एसेट। अभी बताया ऑफिस सप्लाईज हमारा करंट एसेट होता है, जो छोटी मोटी चीजें ऑफिस की हमने रखी होती हैं, जी सर। छापर, कागज, पेन, पेंसिल, चाय का सामान, पत्ती शत्ती, दूध शूध। जी सर। तो हमारी जो ऑफिस सप्लाईज हैं एसेट, वो बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। बढ़ रही है। हाँ, तो एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। डेबिट। कैश और कैश क्रेडिट। क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और सेवन। अमाउंट कितनी होगी, सेवन सेवन। थाउजेंड कैश क्रेडिट यानी कैश 7,000 से क्या हो जाएगा कम। फिर उसके बाद आते हैं हम अकाउंट पेएबल के ऊपर, ये दिया। अकाउंट पेएबल क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ देखना है। डिक्रीज होती। डिक्रीज, लायबिलिटी का डिक्रीज होना क्या होता है, डेबिट। डेबिट। तो दूसरा इंपैक्ट किस चीज पे देंगे, कैश पे। कैश क्रेडिट। कितने से, 1,05,000 से, कैश कर रहा है क्रेडिट। ठीक हो गया। ठीक है। फिर हमारे पास दी गई है वेज पेबल। वेज पेबल क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सिंपल ऐड कर देंगे, कैश डेबिट हो रहा है 16,000। समझ आ गई बात। ये जी सर। करना होता है हमने वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के साथ। अब अगर वो रूल अप्लाई करना हो आपने, तो वो ये था कि एसिड के इंक्रीज को हम करते हैं माइनस, लाइबिलिटी के इंक्रीज को करते हैं ऐड। तो वो भूल जाओगे, वो रूल भी लगा के देख लेना, बिल्कुल यही सेम जवाब आएगा। लेकिन रिकमेंडेड रूल यही है कि देखो एसिड है या लाइबिलिटी, दूसरा इंपैक्ट कैश पे सोचिए। ठीक हो गया। ठीक है सर। तो वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस नॉकआउट हो गया हमारा। जी सर। बस अब लास्ट के एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और सवाल खत्म करते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट हमें कह रहा है कि पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 1 लाख वाज पेड बाय मिस्टर जुनेद फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। कि लॉन्ग टर्म लोन है ना, जो लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख रुपए का,
मिस्टर जुनेद जंजुआ ने अपने पर्सनल अकाउंट, जुनेद जंजुआ मालिक था ना, ऊपर पढ़ के आए हम, जुनेद जंजुआ ने अपने पर्सनल अकाउंट से क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। तो ना इसकी एंट्री यही होती है कि समझ लो पहले वो 1 लाख रुपए अपने पास लेके आया होगा बिजनेस में, कैश डेबिट किया होगा उसने और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा। हम्म। जुनेद जंजुआ 1 लाख रुपए लेके आया बिजनेस में, फिर उसने अपने बिजनेस की लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन को पे किया, लॉन्ग टर्म लोन को डेबिट किया वो और केला कैश, कह रहा तो वो कैपिटल ही हो गया उसका। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कैश क्रेडिट कर दिया। अब असल में ये हुआ है कि उसने ना बिजनेस का जो खर्चा है वो अपने पैसों से पे कर दिया, तो इसका मतलब उसने कैपिटल इंजेक्ट कर दिया बिजनेस के अंदर। जी तो ये सर। जो कैश का आना और कैश का जाना चला गया, तो नेट में एंट्री क्या हो रही है, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट हो रहा है 1 लाख से और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। और ये क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होना हमारा ड्राइंग जैसा समझ लो एक किस्म की। ये क्या हुआ है? ओ सॉरी, ये एंट्री समझ आइए, पहले ये बताओ जो एंट्री समझ। उसने, हाँ एंट्री समझ आइए। जी। तो कैपिटल का अकाउंट क्या हुआ था एंट्री में, लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट हुआ था डेबिट। कैपिटल क्रेडिट। हम्म, तो लॉन्ग टर्म लोन हमने क्या किया था, रीपे, ऐसे ही है ना। जी सर। तो बस हम यहाँ आएंगे, हमने कहा जी कैपिटल का अकाउंट हो गया क्रेडिट, आओ जी कैपिटल का अकाउंट किधर है, कैपिटल का अकाउंट ढूंढने निकले और कहाँ पहुंचे हम, तो ये आए कैपिटल के अकाउंट में, हमने कहा कैपिटल का अकाउंट, यहाँ क्रेडिट। लोन लिखा, क्रेडिट यानी बढ़ गया, वो अपने घर से 1 लाख रुपए वो ले आया तो हमने लिख दिया 1 लाख से बढ़ गया, प्लस हमने लोन रीपे किया सब। तो जो लोन हम रीपे करते हैं, हमें तो पड़ा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, याद है उसके अंदर हम क्या करते थे कि अगर हमने कोई लोन लिया तो कैश आता था और लोन पे किया तो उसको यहाँ लिख देते थे, ऐसे ही। जी। जी। तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम यहाँ सिंपल आगे कहेंगे कि भाई लोन रीपेड, कि हमने लोन रीपे किया कितने का, 1 लाख रुपए का। अब इसको हमने यहाँ लिख लिया, तो पहली एडजस्टमेंट हो गई हमारी, समझ आ गई पहली एडजस्टमेंट। ये टफेस्ट सवाल है समझ लो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जी सर। ये कर लिया तो समझ लो आप मेजर 80-90% सवाल को कर ही लोगे, सारी बातें इसमें, हर चीज पूरी कैश फ्लो। फिर वो कह रहा है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपया वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम भागते हुए आए, हमने कहा इधर आए, हमने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमने लेजर जो बनाया हुआ था, किधर गया वो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ गई, ये रही। फर्स्ट। तो लॉन्ग 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने क्या की थी, डिस्पोज, और इन्वेस्टमेंट हमारी डेप्रिशिएट नहीं होती, याद है। जी सर। तो बस अब हमने लेजर्स को बैलेंस करना है। इसमें माइनस कर। हाँ तो हमने कहा ये जी डिस्पोज होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दी थी, डिस्पोज, या हमने डिस्पोजल दिखा दिया। फिर ये डिस्पोजल के अकाउंट में आएंगे नीचे ऐसे, कि डिस्पोजल कहाँ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, यहाँ आती थी ना कॉस्ट, जी सर। ये आ गई 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन तो होती ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी डेप्रिशिएट होती है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारे पास कैश की फिगर निकल आई, जी सर। कितनी आई वो कैश की फिगर, 1000 माइनस 68,000। कितनी आ गई, ये आ गई 1,32,000। कैसे ये दोनों ऐड हो रही हैं इस साइड ओ पे, ठीक है। 1,32,000। तो हमने कहा ये वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। जी सर। तो अब हम इस कैश को पकड़ेंगे, हम कहेंगे यही तो हमें चाहिए था, ये आया जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज करें तो जो कैश जाता है वो यहाँ दिखाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल करें और जो कैश मिलता है वो यहाँ दिखाना है, पीपी नॉन करंट एसेट को परचेज करें जो कैश जाता है वो यहाँ दिखाना है, पीपी नॉन करंट एसेट को सेल करें तो जो कैश मिलता है वो यहाँ दिखाना है, कोई डिविडेंड हमें मिली है सब्सिडरी से तो वो यहाँ दिखाना है, कोई इंटरेस्ट हमें मिला है सब्सिडरी से या बैंक से
ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी हमने बैंक में, तो वो यहाँ पे दिखाना है। समझ आई बात? जी सर। तो 1,32,000 हमने यहाँ पे लिख दिया कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया, दूसरी इन्वेस्ट भी हो गई हमारे पास। वगैरह डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट इज 60,000। इक्विपमेंट पे आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, वो 60,000 रुपए की है। अच्छा। और इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 75,000 वाज सोल्ड। अब यहाँ हम आते हैं। हमने कहा उसने इक्विपमेंट के बारे में थोड़ी सी खैर खबर दी। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी बताई है उसने? जल्दी बता दो इक्विपमेंट की। उसने कहा इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दी थी ना अभी अभी। 60,000। कितनी? 60,000। तो हमने कहा ये इक्विपमेंट का क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ये आगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इक्विपमेंट की कितनी? 60,000। हमने लिख दी। प्लस उसने कहा कि फिर हमने यहाँ भी नीचे देखा था कि एक इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ भी हुआ था। जी। तो इसके अंदर इसकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि कॉस्ट अलग है और एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अलग है। देखो, फिर हमारे पास यहाँ कैश बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना। अभी इसके अंदर तीन चीजें मिसिंग है। जो इक्विपमेंट डिस्पोज किया है उसकी कॉस्ट क्या थी, और जो इक्विपमेंट हमने डिस्पोज किया है उसकी क्या नाम लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी। उसने बता दिया कि जो इक्विपमेंट आपने डिस्पोज किया है ना, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 75,000। अभी बताया उसने हमें। बुक वैल्यू है 75 था। ओ सॉरी, 75,000 उसकी बुक वैल्यू है। उसकी बुक वैल्यू दी है उसने हमें 75,000। जी सर। ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स बेचे हैं हमने उसकी कॉस्ट। तो अगर मैं यहाँ फार्मूला लिखूं कि हमारा कॉस्ट में से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आ जाता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितने दी है उसने हमें? 75,000। ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखो इस अकाउंट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एक ही चीज मिसिंग है सिर्फ, और वो क्या, डिस्पोजल। बाकी सब कुछ ओपनिंग भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी दी हुई है, और कैरी डाउन भी दिया हुआ है। तो जो डिस्पोजल है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ कितनी होगी? क्योंकि हमारा बैलेंस हो ही नहीं रहा टी अकाउंट। इस साइड में कुछ ना कुछ वजन आ रहा होगा देखो। और वो कितना आ रहा है? ये 410 बन रहा है, वो 380 है। 30,000 आ रहा है। 30,000। हाँ, तो ये 30,000 हमें पता लग गया कि जो इक्विपमेंट हमने डिस्पोज किया था ना, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 थी। हम यहाँ आए, चुप करके हमने लिख दिया इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या, 30,000। तो हमने उसकी निकालनी क्या थी, कॉस्ट। तो इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या, जो एक्यूमुलेट हमारा डेप्रिसिएशन, वो जो डिस्पोज हुआ एसेट, उसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी? 75 जमा 30, 1,05,000 बन जाएगी। जी सर। तो हमने कहा कि वो जो एसेट डिस्पोज हुआ था उसकी कॉस्ट 1,50,05,000 थी, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दी हुई है और उसकी इक्विपमेंट की कॉस्ट अलग दी हुई है। हम यहाँ आए, हमने कहा ये तो 1,05,000 वाला एसिड डिस्पोज हुआ है, तो इसके यहाँ से भी निकाल दो डिस्पोजल, कि फिर मैंने 1,05,000 का एसिड डिस्पोज ऑफ हुआ था। ऐसा ही है। जी सर। अब देखो ये, अब ये वाला टी अकाउंट तो बैलेंस हो गया ना, मैंने इसके ऊपर डबल टिक लगा दिया। अब इसके अंदर और कोई चीज नहीं आ सकती। अब इसके अंदर देखते हैं क्या इसके अंदर कोई चीज आ सकती है अभी। अभी कोई, ये हमारा फिगर आने के बाद ये टैली हो गया। तो क्या ये टैली हुआ है? देखो, इधर आ रहा है 12 लाख और 1,05,000, इधर आ रहा है 11,50,000। तो इस साइड पे थोड़ी सी कमी आ रही है ना। जी सर। तो इस साइड पे और क्या चीज आ सकती है? मैक्सिमम एडिशन ही आ सकती है। जी सर। और एडिशन को मैं अक्सर लिखवाता हूँ तो याद होगा आपको, कैश, 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 इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कितने की एडिशन हुई है? इसका टोटल करो साइड का, और इसका टोटल करो, और देखो कितना बैलेंस इधर आ रहा 1,55,000। है। 1,55,000 एडिशन। जी सर। तो अब हमें पता लग गया कि ये एडिशन है, परचेज ऑफ पीपी, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ पीपी। तो हम यहाँ आए, हमने कहा कैश पेड फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट।
कितना बताया? 1,55,000। दोबारा चेक करो। गलत आया? हाँ ठीक है, 1,55,000। ठीक है, ये कैश हमने पे किया तो ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि परचेज किया ना हमने पीपी। हम यहाँ पे थे, तो ये देखो, ये अकाउंट भी टैली हो गया था हमारा। तो इसको हमने टिक कर दिया, डबल टिक, क्योंकि अब इसमें और किसी साइड पे बैलेंस नहीं आ रहा। यहाँ पे थे हम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें मिल गई अब यहाँ इस सवाल के अंदर से 30,000। तो हमने यहाँ पुट की। फिर हमें पता लग गया कि कितना कैश हमें रिसीव हुआ है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, और वो कितना है? बताओ बैलेंसिंग फिगर। सही तो सही। मैं कुछ हम्म 1 मिनट बता रही। 60,000। ये आ गया 60,000। हमने बस टी अकाउंट को टैली कर दिया। अब इस टी अकाउंट में और कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो हम यहाँ आएंगे और हम लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल इक्विपमेंट। ऑफ डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। कितनी? 60,000। 60,000। ये कैश हमें रिसीव हुआ तो पॉजिटिव फिगर आ जाएगी। इसके अलावा उसने कहा ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 5,68,000। बस ड्राइंग्स कहाँ आ जाएगी? कैपिटल के अकाउंट में आ जाएगी। हम आ जाते हैं कैपिटल के अकाउंट में। कैपिटल का ये अकाउंट दिया गया और इसमें आ रही है ड्राइंग्स 568,000 ना। ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी यहाँ? पैट कितना आ रहा है वो पैट? जी। अरे हमने करना इस पैट का कुछ भी नहीं है। हमें वैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, वो चाहिए था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वैसे बताओ आप क्या आ रहा 1 0 ज्यादा लगा दिया। है? मैंने ठीक है। फाइव इस वाले में सिक्सटी 560। 568,000 है। हाँ, क्या आ रहा है पैट? 9,50,000। ये वही 9,50,000 वही है जो हमने जिससे शुरू किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस तो कोई था नहीं। तो अगर ना दिया गया होता हमें वो सवाल के अंदर, तो 9,50,000 यही जो हम ऊपर लेके गए थे, याद आ रहा है? ये वही है। तो ये अकाउंट भी टैली हो गया, बाकी सारे अकाउंट भी टैली हो गया। अब देखते हैं जो जो अकाउंट रह गया उसको हमने बस बैलेंस करना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट सबसे पहले से इससे शुरू करते हैं। 1,70,000 यहाँ है, और 2,20,000, और 1,00,000, 3,20,000 बैलेंस यहाँ है। तो इसका मतलब बैलेंस यहाँ पे गिर रहा है। हम्म। तो इसका मतलब कि इसके अंदर अभी कोई है, और इसके अंदर मैक और क्या चीज आ सकती है? बता दो, शाबाश। हम्म। एडिशन। हाँ शाबाश। एडिशन। एडिशन को कैश लिखा करो ताकि आपके कान खड़े रहें कि मैंने कैश लेके जाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने कैश पे किया है नई इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए। कितना पे किया है जल्दी से बताओ? एक लाख 3 बत्तीस लाख हजार 15 देखो ये बनता लाख 50,000 से। 1,50,000। जी। चलो 1,50,000 कर देते हैं ये लो। तो ये भी हो गया। तो हमने कहा कैश पेड हमने किया किस चीज के लिए? फॉर परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए हमने कैश पे किया। कैश 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 कैश। फिर कब तो खत्म हो? खत्म, बस ये देखो खत्म। ये टी अकाउंट हो गया। लैंड को देखो, लैंड का टी अकाउंट। लैंड के टी अकाउंट में बैलेंस आ रहा है कहीं पे? जी सर। हाँ, इस साइड पे क्या आ रहा है? लैंड डेप्रिशिएट तो होता नहीं, तो इस साइड पे क्या आएगा? इस साइड पे या डिस्पोजल आ सकता था, या डेप्रिसिएशन आ सकती है। तो लैंड डेप्रिशिएट तो होता नहीं। बैलेंस इधर आता तो एडिशन होती, इधर आ रहा तो डिस्पोजल है। तो लैंड डिस्पोज हुई होगी कोई ना कोई। 2,50,25 लाख की लैंड 18,10,000 पे आई खड़ी है, तो मतलब कि लैंड डिक्रीज हुई है। लैंड में कोई ना कोई डिस्पोजल है। और वो कितना आएगा? 6,90,000 का।
6,90,000। ठीक है, ये भी हमारा डिस्पोज ऑफ हो गया। अब हम नीचे आके देखते हैं लैंड का जो डिस्पोजल है, इसका टी अकाउंट बनाया हुआ था। कान खुले रखते हैं। तो यहाँ आए और हमने कहा कि यहाँ से जो कॉस्ट आई है डिस्पोजल की वो 6,90,000 आई थी। और लैंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कोई होती नहीं, क्योंकि लैंड डेप्रिसिएट करता ही नहीं है। तो इसका मतलब कैश बैलेंसिंग फिगर आ गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ लैंड, कितना? 6,26,000। दोबारा कैलकुलेट करो। 6,90,000 जमा 64,000 कितना बनता 7,54,000 मैंने माइनस। है? नशा करके ना बैठा करो। तो ये कैश कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, ये हमें कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड। एक सवाल कंप्रिहेंसिव इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड कितना आया? 7,54,000। 7,54,000। ये रिसीव हुआ है तो पॉजिटिव। बस और टी अकाउंट देख लो कौन सा जिसके ऊपर डबल टिक नहीं लगा अभी तक, जिसको हमने टैली नहीं किया मतलब। तो लॉन्ग बिल्डिंग बिल्डिंग वैन भी खड़ी है अभी एक। लॉन्ग बिल्डिंग टर्म। का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर दी ना हमने, लैंड भी कर दिया, लॉन्ग इक्विपमेंट भी कर दिया। लॉन्ग टर्म लोन नहीं किया। लॉन्ग टर्म लोन को ऊपर आओ सबसे पहले से, लॉन्ग टर्म लोन कर लेते हैं। 11,60,000 से 9,85,000 पे आ गया। तो इसका मतलब कोई ऐसे होंगे, बैलेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। इधर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इधर आ रहा है। जी सर। तो डेबिट इधर साइड। क्या आएगा? कि हमने लोन पे किया होगा ना, तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर मैं लोन लिया होता तो कैश यहाँ आता, लोन पेएबल क्रेडिट और कैश डेबिट। 1,75,000 हाँ, तो इसका मतलब हमने 1,75,000 रुपये का लोन दोबारा, पे कर ये दिया। सिर्फ 75,000 आएगा देखो। नहीं जी नहीं, 1,70,000, सॉरी सॉरी, 1,75,000 ही आएगा, ठीक है। ये हमने पे किया है तो माइनस हो ये जाएगा। 11,60 और 9,85,000 का क्या डिफरेंस है? 1,75,000। इसकी एक हम एंट्री करना भूल गए थे ना दोनों, मैडम। कौन सी वाला? वो जो पार्टनर ने लोन दिया था, तो हमने क्या किया था? एंट्री लॉन्ग टर्म लोन डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट डेबिट तो किया ही नहीं था हमने। जी सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल, वो कितने अमाउंट से था? 1,00,000। 1 लाख से। आप बताओ इसका बैलेंसिंग फिगर। 75,000। 75,000। तो ये 75,000 क्या? लोन रीपेड। और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे लोन रीपेड 75,000। तो हमने जो टोटल लोन रीपे किया वो कितना? 1,75,000 रीपे किया, माइनस। ठीक है। जी सर। और जो कैपिटल के अंदर इंक्रीज आया था, हम्म। वो जो कैपिटल में इंक्रीज आया था, नया कैपिटल इंजेक्ट हुआ था 1 लाख रुपए का, तो ये वो इंक्रीज यहाँ आ गया ना 1 लाख। तो क्यों सर? वो एक्चुअली में में भी ले, वो तो टी अकाउंट में भी ले गए थे। टी अकाउंट में भी लेके थे ना, कि टी अकाउंट में भी वो एंट्री पड़ेगी, लेकिन अगर इंक्रीज इन कैपिटल आएगा तो यहाँ भी आएगा ना। क्यों भाई? क्यों आएगा? यहाँ हम क्या लेते थे? कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई फाइनेंस रेज किया एंटिटी ने, शेयर कैपिटल इशू किया, तो कोई शेयर कैपिटल इशू करने से क्या आता था? कैपिटल। और वो कैपिटल अभी हमें 1 लाख रुपए का कैपिटल आया तो हमने यहाँ दिखा दिया। अब हमने कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे किया, तो हम इसको टी अकाउंट में तो लेके गए थे, लेकिन हम इसको यहाँ भी लेके आए। क्यों लेके आए सर? क्योंकि हमने लोन रीपे किया। ठीक है सर। तो ये लॉन्ग टर्म लोन भी जाता रहा। हम्म। ये भी हो गया। और इसके बाद क्या रह गया? बस ये बिल्डिंग रह गई है। पेंडिंग। बिल्डिंग से पूछते हैं। 23 लाख की बिल्डिंग 28 लाख पे पहुंची हुई है। गेन आ गया। ये नहीं आ गया, बिल्डिंग के अंदर एडिशनल। एडिशन हुई है। बिल्डिंग में एडिशन हुई है, कितने की बिल्डिंग में एडिशन हुई है? 5,00,000। 5 लाख की। ठीक है। तो बस हम कहेंगे अब कैश पेड
टू परचेज बिल्डिंग, यहाँ आ जाएगा छोटा सा, जगह नहीं है अब यहाँ। कैश पेड टू परचेज बिल्डिंग, कितने की थी? 5 लाख की ना? जी सर। तो कैश पे किया तो 5 लाख क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस। तो ये टी अकाउंट में बैलेंस हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की आई हुई है, तो बिल्डिंग तो डिस्पोज कोई नहीं हुई थी ना। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ क्या आएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कितनी बनती है वो? 72 7 लाख है सर ये। ये 7,20,000 और 9,80,000, इन दोनों का डिफरेंस 1,70,000। 1,70,000। अब ना वैसे ही एक चीज आपको बता रहा हूँ, ये जमा करो 1,70,000, 60,000, 23 लाख, 2,30,000। 2,30,000। तो देखो सर, अगर हमें इस सवाल के अंदर रेडिली अवेलेबल ना होता ना, रेडिली अवेलेबल ना होती डेप्रिसिएशन, तो हमने यहाँ से 2,30,000 की डेप्रिसिएशन देखो उल्टाई है। जी। ये वही डेप्रिसिएशन है जो टी अकाउंट में नजर आ रही है, तो ये हमें सवाल के अंदर दी हुई थी, तो हमने एज इट इज पूरी की पूरी उल्टा दी। अगर सवाल में ये ना दी होती ना, तो हर टी अकाउंट में से जो डेप्रिसिएशन आती ना, उसको उल्टाते हम जाके बारी 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 बारी। समझ आई बात? सर, जी। बस टोटल करने वाला रह गया, मैं टोटल मैं कर देता हूँ। अब आप बैठ के सिर्फ स्क्रीन के सामने देखो कि क्या हो रहा आप भी पानी पी। है इसके बाद। अच्छा, तो ये हमारी कहानी चली थी 9,50,000 से, तो इसमें डेप्रिसिएशन हुई ऐड, गेन भी क्या हुआ, लेस, ये क्या लेस, ये हुआ ऐड। तो इसमें ये सारी फिगर ऐड लेस करना, फिर इसको क्या करना, लेस, इसको भी लेस करना, इसको भी ऐड करना, इसको लेस करना, इसको लेस करना और इसको ऐड करना, जैसे ये लिखी हुई फिगर। प्लस हमारी ड्राइंग आई थी, याद होगा आपको, जो हम उधर लेके गए थे टी अकाउंट में, वो ड्राइंग 568,000 की, वो ठीक है। यहाँ से माइनस कर देनी है। एक जीरो ज्यादा लग गया, फिर ज्यादा लग गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आएगा, इस 9,50,000 से सारा कुछ करते 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 करते, यहाँ जो हमारे पास टोटल आएगा, आई थिंक वो 47,000 आएगा, वो मुझे एग्जैक्टली अब पता नहीं कंफर्म, ठीक है, ये टोटल कर लेना, तो जो भी बनेगा। अच्छा, ये होगा हमारा कैश फ्लो 50,000। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा और सर? फिर जी, क्या किया आपने? मैंने टोटल किया है, ये जो पहला कॉलम है इसका। पहला कॉलम 9,50,000 में ये सारा कुछ किया है, तो ऐड किया फिर माइनस। 9,50,000 में मैंने ऐड की डेप्रिसिएशन, माइनस किया गेन, माइनस किया गेन, ऐड किया लॉस, फिर डेटर जो माइनस हो रहे हैं इसको माइनस किया, माइनस किया, ऐड किया, माइनस किया, माइनस किया, ऐड किया, और इसको माइनस करके जो जवाब आएगा वो आएगा 4 लाख, आई थिंक 4 लाख नहीं, 47,000 आ जाएगा टोटल। कर लेते हैं इसमें। अभी कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। अच्छा। अभी टोटल कर लेते हैं, इसकी एक चीज भी काम आएगी थोड़ा। थाउजेंड्स थाउजेंड्स को राउंड ऑफ करके आप करो, मैं भी करके देखता हूँ। 64 -32 +15। सर ये 12,000 के नीचे क्या है? कौन सा डलता होगा? 7,000 है। 7,000 ठीक है सर। -224 -7 +12 -105 +16। 6,25,000 था। गलत किया, 47,000 आएगा, कर लेना। नहीं आया। 950, 230, 64, 32, 15, ठीक है। 176, 224, 12, 7, 116। ठीक है, आप गलती की आपने कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा 47,000, चेक कर लेना खुद। ये आ गया कैश, ओ कैश फ्लो अच्छा, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने नीचे वाला माइनस किया। ये आ गया ए, इसको कहते हैं ए का मतलब क्या? कैश फ्लो
मेरा 57,000 है। इसको दोबारा कर लेना ना, 1 सेकंड में लेक्चर खत्म करूंगा उसके बाद करना। ठीक है कैश सर। फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया हमारे पास। जी सर। फिर इसको पूरे को नेट करेंगे, 1,32,000 माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये, तो हमारे पास जो टोटल जवाब आएगा ना वो आएगा 1,41,000। ठीक है, ये आ जाएगा बी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इस सारे का टोटल आ जाएगा 1,41,000। वो क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर ये हमारे पास दिया गया है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था सॉरी, और नीचे क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75,000 नेगेटिव। ठीक है, इसको हम नाम देंगे सी। ए किसका नाम है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी किसका नाम है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उसका टोटल। सी किसका नाम है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को जमा करेंगे बी में, जमा करेंगे सी में। तो ए हमारे पास आया 47,000, जमा बी हमारे पास आया 1,41,000, माइनस माइनस 75,000। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपस में। तो जी सर। हमारे पास क्या बनेगा, 1,13,000 टोटल। देखो कितना बन रहा है ये? तो ये प्लस होगा ना, सॉरी इसको भी प्लस करेंगे तो ये नेट में माइनस हो जाएगा ना खुद ब खुद। तो ये कितना बनेगा, 1,13,000। ठीक हो गया। जी सर। आ गया। तो ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन जी सब का सर। टोटल कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी। इसके अगर हम अंदर ऐड कर दें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसको बराबर आना चाहिए हमेशा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। जी सर। कैश एंड, तो हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया गया, ये दिया है ओपनिंग 4,35,000 नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 4,35,000 नेगेटिव, तो क्लोजिंग कैश इसका जवाब बताओ क्या है? प्लस 3 लाख। का 1,13,000 और माइनस का 4,35,000। 3,22,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल नाम, ओपनिंग, ये हमने उल्टा उल्टा सीधा कर दिया लगता है। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। हमने 1 मिनट उठाते हुए पिक करते हुए चीजों को गलती की है। ओपनिंग ये है ना, 435। 1 मिनट इधर सवाल से देख लेते हैं। ओपनिंग दिया हुआ है हमारे पास, ओपनिंग कैश है 32,000 और 1,45,000। ओपनिंग, ये ओपनिंग बनता था ना, 32,000 ओपनिंग और 1,45,000 क्लोजिंग, हमने उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो ये ओपनिंग बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव में 5,48,000, ऊपर गलती से हमने गलत लिख दिया था। 4,35,000 आ गया सर। तो ये आ गया 5,48,000, तो ये हमारे पास आ गया 4,38,000, 4,35,000 35। नेगेटिव। तो ये हमेशा मैच किया करेगा किसके साथ, वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो ऊपर हमारे पास दिया हुआ है 4 लाख। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सवाल है वो टोटल सही हुआ है। तो ये एक कम्प्रिहेंसिव सवाल था आपके लिए। अब उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। छोटा सा एक समराइज वे में बता देता हूँ, सिंपल सी बात। अब इस 2 मिनट में ना गौर से सुन लेना, आपको पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। हमने शुरू करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है, उसमें हमने नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करना है, नॉन कैश आइटम जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। डेप्रिसिएशन याद रख लेना, डेप्रिसिएशन गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल, गेन जो हमें आया डिस्पोजल किसके, पीपीई के ऊपर आया, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आया, कोई लॉस है इम्पेयरमेंट लॉस, इन सबको हमने क्या कर देना, रिवर्स। हम्म। एक्सपेंसेस माइनस हुए होते हैं उनको ऐड कर देना है, और इनकम ऐड हुई होती है उनको माइनस कर देना है। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस आना है। वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस का मतलब जितने भी करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज आ रहे हो, सवाल में जाके देखना है, जो जो सवाल में हर बैलेंस शीट के लाइन आइटम को देखना है क्या ये करंट एसेट है करंट लाइबिलिटी है, अगर तो है
वर्किंग कैपिटल आइटम में ला के लिख दो, और ये देख लो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं है। अगर इन 3 सवालों का जवाब नहीं है तो उसका लेजर खोल लो, ओपनिंग बैलेंसेस अगर उसके क्लोजिंग बैलेंसेस दिए दिए हुए हैं तो, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल आइटम्स का ये देखना है कि ये एसिड है, तो एसिड इंक्रीज हो रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेके, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, तो एसिड का इंक्रीज होना डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश पे डाल दो, कैश क्रेडिट हो रहा है तो नेगेटिव में लिख दो। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश पे डाल दो, कैश हो जाएगा डेबिट, ऐड कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और हमारे पास टैक्स पेड माइनस कर देना। फिर आ जाएगा हमारे पास कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, और दो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर या नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, उसमें जो पैसे गए, पैसे पैसे पैसे, नॉट गेन, ठीक है। और जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें जो हमारा पैसा आया या पैसा गया उनको डिस्पोज ऑफ करने के बाद, तो वो सब कुछ यहाँ आ जाएगा। कोई डिविडेंड वगैरह आ जाएगा, कोई इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा। कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब कोई ऑनर नया पैसा लेकर आया, बैंक से हमने पैसा लिया, ऑनर को हमने डिविडेंड वापस दिया, यहाँ भी आ सकता है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऊपर भी आ सकता है, या हमने बैंक को कोई रीपेमेंट किया तो वो यहाँ आ सकती है। फिर ए प्लस बी प्लस सी का टोटल करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें 5 चीजें आती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, हमारे पास शॉर्ट टर्म पेबल्स हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये 5 चीजें आ सकती हैं। उसको बराबर हो जाएगा वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, ठीक है। ये पूरे हमारे इनडायरेक्ट कैश फ्लो का स्टेटमेंट का वो तो था पैटर्न। जितने भी आपने टी अकाउंट बनाने हैं, आपने ये देखना है उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, उसमें से कौन सी साइड में कौन सी चीज मिस है। आपने कैश की फिगर निकाल के देखना है उसको कहाँ लेके जाना है। ठीक हो गया। जी सर। रनिंग तो फाइनेंस एक्टिविटीज ये आपने क्या बोला? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है। बैंक अगर हमारी साइड पे से कोई पैसे पे कर देता है तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। हमारी सप्लायर के सामने इमेज कम ना हो, तो इसके लिए हम बैंक के साथ एक मुआयदा कर लेते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में जीरो बैलेंस हो पर हम आपको कोई चेक भेज दें कि हमारे सप्लायर को ये पेमेंट कर दो, बेशक हमारे अकाउंट में जीरो बैलेंस हो तो हमारी नाक ना कटवा देना, आप वो पेमेंट हमारे बिहाफ पे कर देना। तो वो ऐसे ही है जैसे बैंक ने हमें लोन दे दिया, उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, बहुत 2 4 6 महीनों के अंदर पे करना होता है, कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट देती रहती है जितने दिनों में उसको पे ना किया हो। तो वो एक लाइबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। ठीक है। ताकि हम जो हमारा ये कि रनिंग फाइनेंस, इसको नाम इसीलिए दिया गया कि हमारे रोजमर्रा के जो ऑपरेशन है ना उनको फाइनेंस करता रहिए, कैश कंपनी के बाद खत्म ना हो। क्योंकि अगर हमने कैश की पेमेंट ना की तो हमारे सप्लायर पीछे से माल रोक देंगे, प्रोडक्शन नहीं होगी, सेल नहीं होगी, डेट सेट कंपनी गई। ठीक है।